सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे निमसेट में हुए तीन मेजर चेंजेस के बारे में, जो कि यार आप सबको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भैया जो नई सीट्स ऐड हुई हैं, जो नए एनआईटी और नए अलग कॉलेजेस ऐड हुए हैं, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जो सेकंड हमारी बात रहेगी वो रहेगी भैया टेस्ट पैटर्न चेंज के बारे में, कि भाई पहले टेस्ट पैटर्न में क्या था और अब क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारे को अपनी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में जो पहले कॉलेजेस निमसेट की रैंक को एक्सेप्ट करते थे, उन्होंने क्या नया डिसीजन लिया है निमसेट की रैंक को लेके, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार इस वीडियो को। मैंने यार पूरा निमसेट का प्रोसेस बहुत डिटेल में पढ़ा है इस वीडियो को आप तक लाने के लिए, तो भैया इसके लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले तीन मेजर चेंजेस के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेजर चेंज आया है, वो है भैया दो न्यू कॉलेजेस का ऐड होना। तो भैया जैसे से आपको पता है कि एनआईटी पटना 2021 में भी एमसीए के लिए स्टार्ट हुई थी, तब ये एक 2 ईयर एमसीए प्रोग्राम के साथ में आई थी, पर अगले ही साल उन्होंने इसको प्रोग्राम को बंद कर दिया था। पर अब ये लोग 3 ईयर एमसीए प्रोग्राम के साथ में आ रहे हैं। और साथ ही साथ में भैया हमारा ट्रिपल आईटी भोपाल जो है, ये भी एक 3 ईयर एमसीए प्रोग्राम को लॉन्च करते हुए आ रहा है। तो डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं अब इन चीज़ों को। राइट, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई दो न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं, तो ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि भाई सबको जो 2024 के बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं, कि भाई यहाँ पे सबके लिए 220 प्लस सीट्स ऐड हो गई हैं। तो पहले क्या होता था यार, कि जैसे कि हमारी जनरल कैटेगरी की 600 रैंक को भी एक अच्छा एनआईडी नहीं मिल पाता था, लाइक 600 जनरल रैंक तक आपको एनआईडी नहीं मिलता था इन जनरल। लेकिन अब क्या होगा कि भैया 750 से अगर आपकी 800 भी जनरल कैटेगरी की रैंक है, तो आपको भैया एक एनआईटी मिल रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ट्रिपल आईटी भोपाल कुछ 60 टोटल सीट के साथ ऐड हुआ है यहाँ पे। और बाकी एनआईटी पटना तो यार इस बार गजब ही कर दिया, टोटल 160 सीट्स एनआईटी पटना की ऐड हुई हैं। उनको अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूँ तो यार एनआईटी पटना जो है, जैसे बीटेक के अंदर एक स्पेसिफिक हम डोमेन या टेक्नोलॉजी को पढ़ सकते थे, वैसे भी अब एनआईटी पटना ने एमसीए को भी स्पेसिफिक कर दिया है। अब इसमें आप जो एमसीए है वो प्लेन एमसीए की जगह एक प्रॉपर डेटा साइंसेज और इन्फॉर्मेटिक्स की फील्ड के अंदर आगे जा सकते हैं, या फिर एआई और आईओटी की फील्ड के आगे जा सकते हैं। दोनों में ही हमारे पास 80 सीट्स हैं। पर ये सारी 80 सीट्स में भी कुछ अलग है। तो वो क्या अलग है कि भैया ये जो 80 सीट्स हैं, ये भी फर्दर 40-40 के स्प्लिट में आ रही हैं। तो यहाँ पे जो 40 रहेंगी वो हमारी नॉर्मल सीट्स रहेंगी, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा जब एनआईटी में एडमिशन लेता है वो वाली। और 40 सीट्स रहेंगी हमारी सेल्फ फाइनेंस की। तो सेल्फ फाइनेंस की सीट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी फीस होती है, वो नॉर्मल फीस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आई गेस कुछ 1 लाख रुपए का कुछ डिफरेंस होता है जो सेल्फ फाइनेंस और इसकी फीस में होता है। जैसे कि हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर है कि भैया सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स अलग से होती हैं। सेम गोस विद एआई एंड आईओटी, इसके अंदर भी भैया 40-40 का स्प्लिट रहेगा हमारी सीट्स के अंदर। तो 40 हमारी नॉर्मल सीट्स रहेंगी और 40 अगेन हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग की सीट्स रहेंगी। बाकी एनआईटी पटना एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसकी भैया बीटेक की प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी जाती है। तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी भैया मैंने जूनियर्स से बात करी थी जो एनआईटी पटना 2021 के बैच के थे, तो उन्होंने भी भैया बहुत अच्छी प्लेसमेंट बैक करी हैं। इसी के बाद जब चलते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल की तरफ, तो भाई सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि ट्रिपल आईटी भी अब एमसीए को कंडक्ट कर रहा है। तो ट्रिपल आईटी भोपाल फर्स्ट ट्रिपल आईटी बना है जिसमें 60 सीट्स ऐड हुई हैं। अगर मैं अब आपको इसके कुछ इनसाइट्स बताऊं जो मैंने बच्चों से जाने और जो मैंने वेब पे सर्च करे, तो उससे मुझे ये पता लगा कि भाई ट्रिपल आईटी भोपाल का कोई अलग से कैंपस नहीं है। मैनेट भोपाल के कैंपस के अंदर ही, मतलब हमारी एनआईटी भोपाल के कैंपस के अंदर ही ट्रिपल आईटी का कैंपस रहता है। और अगर इस प्लेसमेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो भैया बीटेक की जो प्लेसमेंट्स यहाँ की बहुत अच्छी हैं। पर मैं अगर आपको एक अंदर की बात बताऊँ इनसाइड की, तो ये है कि भैया जो मैरिट में कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, उनमें से ही कुछ कंपनियां ट्रिपल आईटी भोपाल में भी प्लेसमेंट के लिए जाती हैं। तो अब एमसीए की प्लेसमेंट कैसी रहती है इस कॉलेज की, वो देखना पड़ेगा। पर मैरिट को देखते हुए हम इसकी प्लेसमेंट्स को कंपेरेटिवली सेम मान सकते हैं। तो यार ये था सबसे पहला मेजर चेंज, जिसके अंदर हमने बात करी कि भाई जो हमारी जो 220 सीट्स ऐड हुई हैं, जो कि बच्चों को यार बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। क्योंकि पहले जो रैंक्स जल्दी बंद होती थी, अब वो रैंक्स आगे तक जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि 750 से 800 की रैंक तक भी अब जनरल कैटेगरी को एक पक्का एनआईटी है, एक टॉप का कॉलेज मिल रहा होगा, अच्छे से ट्रिपल आईटी। तो हम अगर हम आगे बढ़ें, तो भैया जो सेकंड मेजर चेंज रहा है वो रहा है कि भैया न्यू टेस्ट पैटर्न के आने पे, तो बहुत सारे बच्चों का इस चीज़ में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा। तो यार मैं पहले ना आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हमारा ओल्ड टेस्ट पैटर्न क्या था। और इसी के साथ में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि भैया सिलेबस जो की है वो पूरा का पूरा सेम रहेगा लास्ट ईयर जैसे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया सिलेबस बढ़ गया है, कम हो गया है, तो देर इज नो चेंज इन सिलेबस। जो सिलेबस हमारा पहले से आ रहा है वही सेम सिलेबस हमारे को निमसेट में देखने को मिलेगा। इवन अगर भैया आपको मैथ्स का सिलेबस अच्छे से कवर करना है विद रिसोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो मेरी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको यहाँ पे
उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो भैया वो सेल्फ स्टडी की प्लेलिस्ट है जहाँ पे भैया जो रिसोर्सेज टॉपर्स ने यूज कर रहे थे वो सारे रिसोर्सेज उसमें लिंक दे रखे हैं। और साथ ही साथ यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैंने भैया चैप्टर बाय चैप्टर बता रखा है कि कौन से चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको कवर करने चाहिए। एलजेब्रा हो गया हमारा, ट्रिग्नोमेट्री हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। उसी की डिस्क्रिप्शन में आपको सारी यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, इवन टॉपर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप उनको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ टेस्ट पैटर्न की, तो भैया आज से पहले निमसेट का टेस्ट पैटर्न कैसा था? तो आज से पहले भैया निमसेट के टेस्ट पैटर्न में अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे पास 120 मिनट्स के अंदर 120 क्वेश्चन होते थे, जिसमें से भैया 50 क्वेश्चन हमारे होते थे मैथ्स के, 40 क्वेश्चन होते थे, सॉरी 50 क्वेश्चन मैथ्स के, 40 क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग के एंड एप्टीट्यूड के, 20 हमारे क्वेश्चन आते थे कंप्यूटर साइंस के, और हमारे 10 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के। ठीक है, अब इनकी अगर आपको मार्क्स और वेटेज देखनी हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन है उसकी वेटेज 12 मार्क्स है, लॉजिकल रीजनिंग का एक जो क्वेश्चन है उसकी वेटेज 6 मार्क्स की होती है, और कंप्यूटर बेस्ड के भी एक क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क्स की होती है, और इंग्लिश के एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की होती है। और भैया इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, अगर आप भैया क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर देते हो तो भैया आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, पर अगर आपने गलत अटेम्प्ट लगाया है तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं। तो भैया 1/4 मार्क्स की नेगेटिव होती है, तो भैया 1/4 अगर हम करते हैं 12 का तो वो 3 हो जाता है, C6 का करेंगे तो 1.5, 4 का करेंगे तो 1। इस तरह से इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो पहले क्या होता था कि यार ये जितने भी सेक्शन वाइज पेपर आता था, मैथ सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन, कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन, ये ओपन टू मूव होता था कि भैया यहाँ पे हमारे पास, जैसे अगर ये हमारा एज्यूम करा जाए कि डेस्कटॉप है जहाँ पे हमारा पेपर चल रहा है, तो यहाँ पे भैया क्वेश्चन हमारा रहता था, क्वेश्चन के वो सेक्शन रहते थे कि भैया मैथ सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, सीएस का सेक्शन और हमारा इंग्लिश का सेक्शन, और नीचे हमारे क्वेश्चन नंबर लिखे रहते थे ऐसे बॉक्स बॉक्स में। तो आप क्वेश्चंस को इंडिविजुअली क्लिक करके भी जा सकते थे, इवन यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन होता था तो आप यहाँ से नेक्स्ट को क्लिक करके भी आगे पीछे जा सकते थे। पर अब ये जो सेक्शनल नेविगेशन है, जैसे कि बच्चे क्या करते थे कि भैया मैथ्स का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैथ्स टफ लग रही है तो लॉजिकल रीजनिंग में चले गए, या फिर कुछ बच्चे भैया स्टार्ट ही ऐसे करते थे कि भैया मैं सीएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि भैया जैसे अब मैं अगर अपना आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मैं क्या करता था, तो भाई मैं मोस्टली पेपर स्टार्ट करता था अपना कंप्यूटर साइंस को करते हुए। तो मैं स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट हमेशा ही कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश को देता था कि कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश में मेरे को जितना आता है उतने क्वेश्चन मैं फटाफट से कर लूंगा, और 15 मिनट इस सेक्शन को देने के बाद दोबारा कभी सेक्शन के ऊपर वापस ही नहीं आऊंगा। उसके बाद भैया मैं 60 मिनट्स का अपना एक राउंड करता था मैथ्स का, जहाँ पे मैं मैथ्स के वो वाले क्वेश्चन करता था जो कि मेरे फेमिलियर होते थे मेरे साथ में, जैसे कि वो वाले क्वेश्चन, जैसे कि कोई प्रीवियस ईयर से आ गया, या ऐसे क्वेश्चन जिसको देख के लग रहा है कि यार ये तो 1-2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, या फिर वो 2-3 लाइन वाले क्वेश्चन जिसमें कोई फॉर्मुला लग रहा है और फॉर्मुला लग के मुझे पता है कि अच्छा यार आंसर मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं ऐसे क्वेश्चन को 60 मिनट्स में करता था ताकि मेरा मैथ्स का एक सेफ स्कोर रीच हो जाए। उसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग पे आता था, और लॉजिकल रीजनिंग को मैं भाई कुछ 20 से 25 मिनट दिया करता था कि जितने क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के फटाफट से बन गए उतने मैं बना लूंगा, और पजल्स मेरी फेवरेट होती थी तो मैं पजल्स में ज्यादा करता था। फिर मैं टाइम ट्राई करता था कि जितना टाइम मेरे पास बच रहा है 10-15 मिनट का, उसको आके वापस मैथ्स पे दे दूं, क्योंकि भैया मैथ्स में अगर एक दो क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं तो वो आपकी रैंक को इंप्रूव कर देते हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी होती थी। तो ऐसे ही यार सब बच्चे अलग अलग स्ट्रैटेजी करते थे, पर इसमें होता क्या था यार कि कुछ बच्चे ना रट्टा लगाते थे। तो रट्टा लगाने से क्या होता था कि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव का बहुत लोगों ने सुना होगा, आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव हो गई, हमारी सेल्फ स्कॉलर हो गई। तो अब भैया क्वेश्चन तो देखो सेम ही रहने हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि देखो मैथ्स तो वही चीज है ना कि भाई मैथ्स के तो वही 16 फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन के याद कर लें, कुछ 32 हमारे इंटीग्रेशन के होते हैं वो चीजें याद कर लें। तो भाई रहेगी तो सेम ही, बस वो वैल्यू चेंज कर देंगे या भाई पूछने का तरीका बदल देंगे, लेकिन रहेगा तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट वही ना। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, रट्टा लगा लिया भैया क्वेश्चंस का, तो हल्की हल्की वैल्यू चेंज होती थी तो फंसते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन सेम आ गया, रिपीट हो गए, हम बोलते थे जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया, तो उसको भैया स्ट्रेट टिक मार्क कर देते थे। तो इस चक्कर में क्या होता था कि भाई जो बच्चा सॉल्व करके उस क्वेश्चन को निकाल रहा है उस बच्चे को थोड़ा कहीं ना कहीं पर इस चीज का लॉस देखने को मिलता था। पर अब क्या होगा कि अब ये जो सेक्शनल नेविगेशन है कि भैया अगर कोई पहले मैच खत्म कर लेता है पूरी, तो वो लॉजिकल रीजनिंग पे जाके ज्यादा टाइम दे सकता है, या जिसने भैया लॉजिकल रीजनिंग भी खत्म कर ली तो वो मैथ्स पे आके ज्यादा टाइम दे सकता है। तो ये सेक्शनल नेविगेशन ही बंद हो जाएगी, अब हम किसी भी सेक्शन के अंदर नहीं मूव कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पर आते हैं और भैया आप निमसेट 2024 ने जो ऑफिशियल अपनी बातें बोली है उनको देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि भैया पेपर हमारा 2 से 4 होगा दोपहर के टाइम में। तो भैया 2 से 4, जब दो पेपर 2 बजे शुरू होगा तो 2 से लेके 3:10 तक का टाइम, यानी कि आपका 70 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको डेडिकेटेडली मैथ सेक्शन को ही देना पड़ेगा। भैया इसमें अगर आप सारे क्वेश्चन भी कर लो तो भी आपको आगे का पेपर देने नहीं दिया जाएगा, आपको वहीं पे बैठ के वेट करनी पड़ेगी जब तक 3:10 नहीं होते। मतलब आपको 70 मिनट्स एनी हाउ मैच में देने ही देने हैं। राइट, तो आप अगर चाहो तो कि मैं ऐसा कर लूँ कि मेरे भैया जल्दी खत्म हो गए हैं, मैंने रट्टा लगा रखा था, मैंने सारे टिक कर दिए फटाफट से, तो मैं अगले जाके लॉजिकल रीजनिंग फटाफट से बना लूँ, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इससे भैया जो बच्चे
खुद से कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या जो बच्चों को भैया टाइम लगता है, जो बच्चे टफ क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, तो भैया उनको एक प्रॉपर टाइम मिलेगा कि वो उसको अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद जब आपके 70 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो भैया फिर 3:10 से 3:40 तक, यानी कि 30 मिनट्स और आपको मिलेंगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के ये 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो इसके अंदर आप सिर्फ अब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ही कर सकते हैं। तो भैया लॉजिकल रीजनिंग में डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि आपने कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हुए हैं और कितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है लॉजिकल रीजनिंग और उसको लेके कि आप कितनी जल्दी क्लिक करते हो क्वेश्चन को। तो उस पे इसकी स्पीड डिपेंड करती है। जैसे मेरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैंने इवन इस पे बहुत सारी सीरीज बना रखी है, तो आप जाके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। 2013 का पेपर मैंने सॉल्व करा हुआ है, 17 का, 18 का, आई गेस 21, 20 और 22 का पेपर भी, 22 का शायद सॉल्व नहीं करा। तो अगर आप बोलेंगे कि भैया लॉजिकल रीजनिंग के और पेपर सॉल्विंग लेकर आओ, तो मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में कर लेते हो तो भैया आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पैटर्न समझ आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने का। और इसका जो एनालिटिकल एबिलिटी होती है ये भी मैथ्स बेस्ड ही आती है निमसेट के अंदर। ये भैया एसबीआई पीओ और बैंक के एग्जाम जैसी नहीं होती है। तो अगर आप भैया अच्छे लेवल का मैथ्स कर चुके हो तो आपको एनालिटिकल एबिलिटी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे अब आपको 3:10 से लेके 3:40 तक का टाइम लॉजिकल रीजनिंग करने को ही मिलेगा। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि भाई आप यहाँ पे आके बोलो कि मेरे को मैथ सेक्शन में वापस जाना है। तो जैसे पहले के पैटर्न में पॉसिबल था वापस जाना, अब के सेक्शन में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि भाई कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर पा रहा या जिसने सारी पजल्स कर ली, सारा कुछ कर लिया, तो सोचे कि मैं मैथ्स में वापस चला जाऊं, तो वो ये चीज नहीं कर सकता। अब सेक्शनल नेविगेशन बंद हो गई है, टाइम के साथ रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद भैया 3:40 से लेके 4 बजे अगले 20 मिनट आपको मिलेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन करने के लिए। इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई गेस ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि भैया कैसे अब एक टेस्ट पैटर्न जो हमारा नया वाला है वो सेट किया गया है। तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट की कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। द 3 पार्ट्स ऑफ द सीबीटी विल अपीयर टू द कैंडिडेट वन आफ्टर द अदर। तो भैया एक के बाद एक आपको दिखाए जाएंगे, आपको सारे सेक्शन साथ में नहीं दिखेंगे जैसे आपको पहले वाले पैटर्न में दिखते थे। टाइम असाइंड फॉर ईच पार्ट इज फिक्स्ड। जो आपका हर एक सेक्शन का टाइम है वो फिक्स्ड है, ना तो आपको उससे कम मिलेगा ना ही आपको उससे ज्यादा मिलेगा। आपको उतने टाइम के लिए उस सेक्शन पे बैठना ही पड़ेगा, चाहे अब आपको उसमें पेपर हो गया है नहीं हुआ है, आपको उतना ही डेडिकेटेड टाइम मिलने वाला है। Candidate should complete each part in allotted time only as movement to one section from other is not permitted। तो भैया आपको उसी टाइम के अंदर ये सारा काम करना पड़ेगा जो आपको अलॉटेड है, क्योंकि अब भैया मूवमेंट जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो कहूंगा यार एक बहुत ही एडवांटेज वाली बात है कि भैया जो लोग रट्टे लगा लेते थे या क्वेश्चंस को याद कर लेते थे, तो भैया वो जो उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता था कि वो टाइम आके वो मैथ से बचा के लॉजिकल रीजनिंग में लगा लेते थे या एबिलिटी में लगा लेते थे, तो वो टाइम नहीं बचेगा। अभी सबके लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि भैया जो नया टेस्ट पैटर्न आया है उसको लेकर, तो ये बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाएगा आगे पेपर्स के अंदर, और एक जो असली कॉम्पिटेटिव पेपर होता है उसकी स्पिरिट कॉम्पिटेटिव बनाए रखेगा। राइट। तो यार ये हो गए हमारे दो मेजर चेंजेस। बाकी सिलेबस में हमारा कोई चेंज नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज थे भैया सिलेबस का क्या होगा, तो सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो जैसी आप लोग तैयारी कर रहे हैं वैसे तैयारी अपनी करती रहिए। अब आते हैं भैया थर्ड और द मेजर चेंज के ऊपर। जो थर्ड बात इस बार निमसेट के ब्रोशर में मेरे को देखने को मिली है वो ये है कि भैया जो निमसेट हमारे को रैंक्स देता है वो बहुत सारे कॉलेजेस यूज करते थे। जैसे कि भैया आईपी यूनिवर्सिटी जो हो गई हमारी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली, तो वो अपना खुद का पेपर भी कराती थी एमसीए के लिए, और भैया वो इन निमसेट की रैंक्स को भी कंसीडर करती थी। तो भैया इस बार यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो निमसेट जैसे कुछ कॉलेजेस और एक हमारा एचबीटीयू कानपुर हो गया, तो ये सब लोग अपने एडमिशन पर्पस के लिए निमसेट की रैंक्स को यूज करते थे। पर अब की बार क्या हुआ है, हाउएवर निमसेट 2024 हैज नो रोल इन देयर एडमिशन प्रोसेस। कि भैया निमसेट 2024 इस बार कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा उनके एडमिशन प्रोसेस में। तो अब यार इसको हमें जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भैया अब उनके जो अंदर एडमिशन होते थे आईपीयू में, एचबीटीयू में, वो कैसे होंगे। ऐसे हमारे को याद है कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी हमारी निमसेट की रैंक पे होता था, पर अब शायद वो सीयूईटी के अंदर आ गया है, तो सीयूईटी के थ्रू उसका एडमिशन होता है। तो हमारे को इन कॉलेजेस के लिए देखना पड़ेगा। तो भैया जितने भी सारे अपडेट्स हैं निमसेट से जुड़े हुए, हर तरह का कोई भी अपडेट आ रहा है, इवन बहुत लोगों को डाउट थे एलिजिबिलिटी को लेके कि भैया मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो भैया अगर आपको एलिजिबिलिटी के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो मैं वो भी ले आऊंगा, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि भैया कितने परसेंटेज किसके होने चाहिए, कौन कौन से, वो जो लिखा होता है ना कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स एज अ वन सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, और भी बहुत सारे डाउट्स जो होते हैं। तो वो एलिजिबिलिटी की भी एक लेटेस्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी भी निमसेट की पिछले साल चेंज हुई है। तो अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो भाई मेरे को जरूर जरूर बताना, मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। इवन और भी कोई अपडेट्स रहते हैं निमसेट के तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो भी मैं रात को भी 6 मार्च की रात को 3:20 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में तो ऑफिस होता है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। हाँ, तो ये वीडियो को आज रिकॉर्ड करने का 3 मार्च मतलब 6 मार्च की रात को रिकॉर्ड करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि भैया इसी टाइम पे कल सुबह 10 बजे आपके जो भैया फॉर्म्स है वो आउट होने वाले हैं निमसेट के। तो आप अपने निमसेट की फॉर्म्स को भर सकते हो जाके।
पर मैं इसके अंदर आपको बोलूंगा कि भाई फॉर्म्स जो हैं 20 अप्रैल तक खुले हुए हैं, तो फॉर्म्स को आराम से देख देख के सारी फील्ड को सोच समझ के भरना, क्योंकि यार बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते थे फॉर्म फिलिंग के अंदर। चाहे हमारे को एक एडिट विंडो मिलती है फॉर्म को ठीक करने के लिए, पर वो एडिट विंडो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाती कुछ बच्चों के लिए। तो भैया अच्छा खासा टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 50 दिन का हमारे को टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो एकदम भैया शांति से फॉर्म को समझ समझ के भरना। कोई अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं तो यार आप मुझसे लिंक्डइन पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कनेक्ट करके पूछ सकते। और यहाँ पे यार बच्चों का एक और छोटा सा डाउट था जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये डाउट था यार बच्चों का कि भैया हमारे को ये 2 ईयर प्रोग्राम जो एनआईटी वरांगल और एनआईटी जमशेदपुर दे रहे हैं ये क्या है। तो भैया ये 2 ईयर का कोई एमसीए प्रोग्राम नहीं है, ये 2 ईयर में आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप भैया यहाँ पे 4 सेमेस्टर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो या 2 ईयर कंप्लीट करते हो तो आप वहाँ से कॉलेज को छोड़ सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे एक डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, आपको एक प्रॉपर एमसीए की डिग्री नहीं मिलेगी। तो एमसीए की डिग्री के लिए एनआईटी वरांगल और जमशेदपुर के अंदर आपको 3 साल ही पूरे करने पड़ेंगे। तो जितनी भी एनआईटीज या ट्रिपल आईटी हमारे साथ में है, ये सब लोग 3 साल के एमसी का कोर्स हमारे को ऑफर कर रहे हैं। अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको। इसके अलावा कोई और हेल्प चाहिए हो, कोई लाइव क्लासेस चाहिए हो या कोई भी इंटरेक्शन करना हो, तो हम एक गूगल मीट पे छोटा सा इंटरेक्शन रख सकते हैं, यहाँ पे मैं आप सब लोगों के पर्सनली डाउट्स लूंगा और आपको गाइड करूंगा। बाकी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर ही सकते हो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, प्रिपेयर वेल। मैं होप करता हूँ भाई जो जो 3 चेंजेस मैंने आपको बताए आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ यार, एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को इतने सारे एफर्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.